दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय महिलाओं में एक कॉमन होने वाले रोग के रूप में, जो कि वास्तव में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है। मासिक के समय होने वाली वेदना, जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ये आज के डेट में बहुतायत मात्रा में, अगर इसका हम परसेंटेज देखें तो बहुत ही ज़्यादा परसेंट में यह रोग आजकल पाया जाने लगा है। हमारा आज का विषय यही रहेगा और इस विषय पे हम एक गंभीर चिंतन के साथ सरल भाषा में इसको विस्तार देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है क्या? इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे? क्योंकि दर्द मेंसेस के टाइम में दर्द होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सर, इसको आप अच्छे से बताएं। जी, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो होता ही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। बच्चेदानी में सिकुड़ाव होता है और जिसके कारण जो इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हो रखा है, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर की दीवार है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और एक फेज होता है जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर ब्लड की सप्लाई रुकती है और वो पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नेक्रोज्ड हो जाता है। अब जैसे ही जो मेंस्ट्रुएशन की एक साइकिल होती है, और वो साइकिल जो 28 डेज की साइकिल है जिसमें प्लस माइनस 2 to 4 होते हैं, वो साइकिल ज्यों ही पूर्ण होती है वैसे ही बच्चेदानी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ाव होता है, और जिसके वजह से जो इंडोमेट्रियल लेयर जो ऑलरेडी सेक्रेटरी फेज के बाद नेक्रोज्ड हो जाता है, वो डेड सेल्स हो जाते हैं। तो वो सारे सेल्स यूट्रस से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यही मेंस के कंटेंट भी होते हैं, जिसमें हम इम्प्योर ब्लड, म्यूकस, डेड सेल्स, डेड ओवा, स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड सेल्स, ये सारे उसके कंपोजिशन यानी कंपोनेंट होते हैं। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्शन जहां भी होगा वहां पे पेन होना एक नेचुरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब यही दर्द असहनीय दर्द में परिणत हो जाए, और वह दर्द ऐसा हो कि जो महिला को उसके रूटीन वर्क, जो डेली रूटीन जॉब है, उसको भी करने में असहज स्थिति पैदा कर दे, ऐसी वेदना युक्त मासिक स्राव को हम डिस्मेनोरिया की श्रेणी में रखते हैं। यही इसका मूल है। जी सर, सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के कितने प्रकार हैं और इनके प्रकार के आधार क्या हैं? सर, इसको विस्तार से बताएं। देखिए, मूल रूप से इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं।
प्राइमरी डिस्मेनोरिया पूर्णतया फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया स्ट्रक्चर पैथोलॉजिकल होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ही इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं, इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक भाग जो प्यूबर्टल एज किशोरवय अवस्था की होती है, जो मिनॉर्की से शुरू हो करके और आगे के क्रम लगभग मैरिड लाइफ इवन एट माने अंटिल चाइल्ड बर्थ तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन होते हैं और जिसकी वजह से स्पाज्म होता है। अब ये जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन या स्पाज्म की स्थिति, इसके भी होने के मूल में अगर हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम पूर्ण रूप से शरीर को विकसित हो जाते हैं, पर कुछ कुछ अंग अविकसित रह जाते हैं। कुछ बच्चियों में ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो हार्मोन्स हैं वो मैच्योरली उसका स्राव होने लगा, कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस स्राव, जैसे एस्ट्रोजन का स्राव आवश्यकता से अधिक हो गया, प्रोजेस्टेरोन का कम हुआ। तीसरी चीज जो हमने देखा कि जैसे इन्फेंटाइल यूट्रस रह गया, यानी बच्चा में जैसे यूट्रस था वैसे ही रह गया, डेवलप नहीं हुआ, या अनडेवलप्ड डेवलप तो हुआ लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो ये जो सारे कंडीशंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो पूरी कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया और सारी प्रक्रिया अच्छे से फॉलो करती है, लेकिन यूट्रस उस योग्य नहीं हो पाता है कि वो उस प्रक्रिया को कंडक्ट कर सके, और ऐसे में वहां पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं और वो भयंकर स्पाज्म की शिकार बच्ची हो जाती है, जिससे उसको असहनीय वेदना और मतलब इस कदर पीड़ित करती है कि पूरा शरीर ही कंपायमान हो जाता है। और यह तब तक रहता है जब तक कि जितना फ्लो होता है उतना ही पेन होता है। जैसे जैसे फ्लो कम होता जाता है, धीरे धीरे वो पेन कम होता जाता है। तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखने को मिलता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जनरली पैथोलॉजिकल होता है, चाहे वो एक मतलब यूट्रस के बाहर के काज होते हैं, पेल्विक रीजन के कॉज हो सकते हैं, पाउच ऑफ डॉगलस के कॉज हो सकते हैं। इसके बाद से स्पॉन्डिलाइटिस, खास करके जो सैक्रल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जिसकी वजह से वर्टिब्रा का जो प्रेशर है वो सैक्रम पे पड़ता है, और उसकी वजह से चूंकि नेचुरल मेंस्ट्रुएशन में बैक साइड में मतलब सैक्रल रीजन में पेन हल्का सा होता है, और आगे की पेल्विक रीजन इंक्लूडिंग अपर 1/3 ऑफ द थाई, ये नेचुरल पेन होता है। तो अगर ये सारे कंडीशन मतलब कंडीशंस हैं, स्पॉन्डिलाइटिक कंडीशंस हैं या स्प्रेन के भी कंडीशंस हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। ओवेरियन सिस्ट हो या पीसीओडी का केस हो जाए, वो भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को कॉज करता है। जी सर, सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा में जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कितनी प्रभावशाली है सर? देखिए, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे चलती है। तो वैसे कंडीशन में जैसे ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन को देखेंगे, जैसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हम देखते हैं मोर द फ्लो मोर द पेन, एकदम सेम सिम्टम हमारी एक मेडिसिन आती है सिमिसिफ्यूगा, जिसमें मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कहता है कि मोर द फ्लो मोर द पेन। अब वही अगर हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया की बात करें कि पेन बिफोर onset of menstruation and when the flow is going on,
पेन इज गोइंग ऑन। अब ये सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो बेलाडोना में है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया होम्योपैथी की, ये मिरेकल है और ये ब्यूटी है। अब होम्योपैथी की तमाम सारी दवाएं हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पेशेंट को उसके आधार पे हम दवा का चयन करते हैं। एक चीज यहाँ हम और बताना चाहेंगे, खास करके प्राइमरी डिस्मेनोरिया के केस में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है और हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि अगर यूट्रस अनडेवलप्ड है, मीन्स ड्वार्फ यूट्रस है या इन्फेंटाइल यूट्रस है, तो ऐसे में भी हमारी होम्योपैथी की कुछ बड़ी ही मिरेकुलस दवाएं हैं। जैसे एक दवा आती है बेरेटाकार, कहता है कि ड्वार्फ मेंटल एज वेल एज फिजिकल, इवन ड्वार्फ एज ए होल या ड्वार्फिज्म ऑफ द सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे में हम अगर ये कंडीशन ड्वार्फ का कंडीशन दिखता है तो हम इन दवाओं को सोच सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करते हुए हम एक प्रॉपर रेमेडी का चयन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जी सर। सर, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का मैनेजमेंट क्या है? योग में ऐसे कौन से उपयुक्त मुद्राएं या आसन है जिसके अभ्यास से हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? तो सर आप बताएं। देखिए, ऐसे कंडीशंस में जो देखना है, जैसे योग, पहले तो हम मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन हम मैनेजमेंट बताते हैं। योग में जैसे एक तो वज्रासन में बैठना, सर्वांग आसन, और एक मर्जारी आसन होती है, बिल्ली का आसन भी हम उसको कहते हैं, मर्जारी आसन। तो इसका अगर नियमित अभ्यास आप करते हैं तो आप सभी प्रकार के मेंस्ट्रुअल एनोमली से आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे योनि मुद्रा और खास करके जैसे हम गोरक्ष आसन, तो ये सब भी ऐसे कंडीशंस में बहुत ही लाभकर और सहायक हैं। साथ में मैनेजमेंट के तौर पे गुनगुने पानी का सेवन, बॉटल में पानी गर्म करके उधर पे संचालित करना, ये सारा कुछ भी हम कर सकते हैं जो हमें इसमें सहायक होगी। इंस्टेंट पेन इमरजेंसी में हम मृत संजीवनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं जो तत्कालिक लाभ देगी जब तक कि हमें चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल जाती है। और कुछ और भी मैनेजमेंट्स हैं और कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो यह मतलब मुझे लगता है कि पूर्ण हुआ। धन्यवाद। सर ने बहुत ही मतलब महिलाओं की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से बताया है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर काइंड कोऑपरेशन।